रहा है? प्रणाम सर। डाइजेस्टिव सिस्टम से टिश्यू डाइजेस्टिव सिस्टम सेल। समझ में आ गया ये सर अच्छे तरीके से? ये सर अच्छा, आज हम कुछ टर्म्स एनाटॉमी की बात कर लेते हैं, सिस्टम पे फिर आएंगे ताकि आप लोगों को पता हो और आप समझ पाओ अच्छे तरीके से। ठीक है ना? आपने बोन समझ लिया, कार्टिलेज मालूम है आप लोगों को क्या होता है? एक मिनट जी होल्ड करें। हेलो जी, नमस्कार। किसकी? इंदिरा मैम आपकी ऑडियो उसको ऑफ कर दी। अभी तो नहीं होगी, देखना पड़ेगा। जी, तो कार्टिलेज के बारे में कोई जानते हो क्या होता है कार्टिलेज? सर हार्ट की कार्टिलेज प्रॉब्लम, हाँ जी, हार्ट की प्रॉब्लम में के कार्डियोलॉजी है। नहीं, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ठीक है ना, जिसका काम क्या होता है, जो इनसाइड आवर जॉइंट्स होते हैं, जिसका काम क्या होता है, स्पाइन को और रिब केज को ज्वाइंट करके रखना। रबर जैसा होता है, बिल्कुल गुलाबी कलर का, और बोन्स को एक दूसरे से रबिंग के अगेंस्ट और बीच में रहता है। तो जो बोन डिजेनरेशन है या बोन का टूटना है, कभी जिसको नी पेन होता है, आपने देखा होगा कि जिसके नी में ऐसे आवाज आती है, इसका मतलब क्या है, उनका कार्टिलेज घिस गया है। तो नी से आवाज आएगी, क्या होगी, तो उस टाइम पता नहीं चलता, लेकिन बोन घिसने लगता है, टूटने लगता है। क्यों? वहां पे एसिड आ जाता है, जिससे कार्टिलेज सूख जाता है और उससे बोन टूटना शुरू हो जाता है। उसी को हम बोन डिजेनरेशन बोलते हैं। कई दफा रिपोर्ट्स, आप मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो उसमें आता है कि बोन डिजेनरेट हो रहा है, बोन डिजेनरेशन की प्रॉब्लम है। तो ये सब जब कार्टिलेज वीक हो जाता है तब ऐसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है? ज्वाइंट्स आपको पता है, ज्वाइंट क्या होता है, उस दिन भी मैंने बताया था। अब नेक्स्ट है मसल्स। मसल्स क्या होता है? फाइबर से मिल, फाइबर टिश्यूज जितने भी होते हैं, स्ट्रेची फाइबर। फाइबर खाने के लिए आपको क्यों कहा जाता है? फाइबर ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना है, क्योंकि मसल्स फाइबर को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिससे आप फ्लेक्सिबल हो पाते हो, मूव कर पाते हो, बैठ पाते हो, उठ पाते हो। उसके लिए मसल्स में फाइबर की आवश्यकता होती है। अगर प्रॉपर फाइबर आप नहीं लेते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी, जो आपके लिए दिक्कतें पैदा करता है। उस चीज को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोगों ने लिगामेंट के बारे में सुना है? कई दफा आपके सामने आपका लिगामेंट जी सर, जी फ्रैक्चर सर। हो गया है, टूट गया है ना, ऐसा आता है। आप सुनने में बीमारी में, या प्लेयर होते हैं उनको लिगामेंट में प्रॉब्लम हो गया है, लिगामेंट जो है डैमेज हो गया, इस तरह की इश्यूज आते हैं। लिगामेंट भी एक क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज है, जो क्या करता है, बोन से कनेक्ट करके उसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज रखने में, बोन्स को, जॉइंट को स्टेबलाइज रखने में सहायता करता है। इसलिए इसको कार्टिलेज, सॉरी, लिगामेंट्स का मतलब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। सब टिश्यूज से ही बनते हैं, क्योंकि हमने बेसिक यूनिट पढ़ा था, सेल, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन, और फिर सिस्टम। ठीक है? तो सारी चीजें बनेंगे इसी से, अलग अलग तरीके के अलग अलग चीजें होती है। तो कनेक्टिव टिश्यूज, फाइब्रस, अगेन फाइबर का इंटेक शरीर में इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स आपको इंटेक में लेना चाहिए, ताकि आपके शरीर का फाइबर लेवल अच्छा बना रहे। तो उससे क्या होगा, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जॉइंट्स स्टेबलाइज रहेगा। अगर उसकी कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो आपके जॉइंट्स स्टेबलाइज होंगे। तो जब भी कार्टिलेज या लिगामेंट्स का इश्यूज आता है, तो नी में कभी भी उसका आप एक्सरे देखोगे ना,
तो दो तरह के एक्सरे होते हैं। एक क्या होता है, एक में कई दफा आप सुनते होंगे कि नी का गैप बढ़ गया, सुना है ना कभी। जी। दूसरी दफा कहा जाता है कि नी का गैप कम हो गया। नी का गैप कम किस कंडीशन में होगा, जब कार्टिलेज घिस जाएगा तो दोनों बोन्स एक दूसरे को टच करने लगेंगे। और जब बोन्स एक दूसरे को टच करेंगे तो कट कट की आवाज आती है। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो, या आप ये समझ लो जिनका भी है, जिसका भी है, या पेशेंट आता है उसका भी है, तो उनका कार्टिलेज डैमेज हो रहा है। उसमें क्या होता है, उस टाइम जब हमारे पैर घुटने ऊपर नीचे होते हैं तो आवाज आती है कट कट की। जब वो आवाज आती है तो आप समझ लो जितनी बार आवाज आएगी, सेल कैटेगरी के बोन्स वो डिजेनरेट टूटते हैं। वो उस टाइम नहीं पता चलता है। उसका पता कैसे चलेगा, जब आप टेस्ट करवाओगे अपना तो उसमें क्या आएगा, यूरिक एसिड बढ़ गया है। आता है कभी, देखा है कभी आप लोगों में से किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हो। उससे फिर क्या होता है, ब्लड का फ्लो वहां पे रुक जाता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीजों को ये आपको समझना, इसका जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है वो समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद होता है टेंडेंस, नाम सुना है। नहीं। टेंडन होता है जो बोन को और मसल को कनेक्ट करता है। आप अपने पैर में एंकल से नीचे बैक साइड में जब देखोगे तो ऐसे दो धारी टाइप का बनाता है, बना रहता है, ठीक है ना। वो बोन्स के साथ टेंडन लगे रहते हैं। वो क्या करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। ये भी फाइब्रस टिश्यूज से बना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेजन का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने। इसलिए जिस किसी का भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उस केस में आपको क्या करना, लिगामेंट्स है, टेंडेंस है, और क्या स्ट्रेच ही होता है। जैसे आपके नी में लिगामेंट्स है, सब जहां जहां लिगामेंट्स है वो स्ट्रेच ही होता है। जैसे ये देखो, ये है ना, ये अब ये यहाँ पे लिगामेंट्स है, जितने जॉइंट्स हैं वहां पर। अब वो लिगामेंट्स क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, स्ट्रेच रबर की तरह आपके चीजों को स्ट्रेच। जैसे आपने स्ट्रेच किया, फिर उसी मैंने इसको ऐसे किया, फिर ये इसी सिचुएशन में आ गया। मैं कितना भी स्ट्रेच करूंगा फिर ये ऑटोमेटिकली इस सिचुएशन में आ जाएगा। तो ये स्ट्रेचिंग का काम करता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग जो आज की डेट में खाना खाते हैं उसमें ज्यादातर कोलेजन नहीं मिलता है, क्योंकि उस तरह का हम खाना नहीं खाते हैं। तो जिस किसी को भी प्रॉब्लम है, इस तरह की कार्टिलेज में प्रॉब्लम है, घुटने में आवाज आ रही है, घुटने का गैप कम हो गया है, जो लिगामेंट्स का स्ट्रेचिंग एबिलिटी कम हो गया है, टेंडन में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है, इस तरह की सर, जितनी भी चीजें, तो सर इसको ठीक करने के लिए उपाय क्या कर सकते हैं? आप रुक जाते तो अभी 10-30 सेकंड में उपाय भी मिल जाता। अच्छा, चलो ठीक। मैं बता ही रहा था। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो आपके शरीर में डेफिशिएंसी किस चीज की है, कोलेजन की। कोलेजन एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो उन चीजों को जोड़ के रखता है। तो जब उसकी कमी हो जाती है तो फिर ड्राई हो जाता है। और कमी क्यों होती है, जब वहां पे एयर आ जाए, आपके शरीर में एसिड बढ़ जाए। हवा सुखा देती है ना चीजों को, तो जब एयर आ जाएगा, एसिड आ जाएगा तो सुखा देती है, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती है। अब कोलेजन कहाँ से मिलेगा, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप 3-4 काम कर सकते हो। पहला, 90 डेज लगातार एलोवेरा का जूस सुबह खाली पेट 30 ml पीना। उसमें पानी मिक्स नहीं करना है। एलोवेरा जेल 30 ml। हाँ जी, एलोवेरा जूस 30 ml विदाउट वाटर, उसमें वाटर जो है ना मिक्स नहीं करना है। और आफ्टर हाफ एन आवर, लेने के आधे घंटे के बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, वो भी सिप सिप करके, ना कि सीधा गटक लिया। पहला। दूसरा, भिंडी खाते हो आप लोग, जी। उसको काट के थोड़ी देर पानी में डाल दो, तो जैसे उसका पल्प होता है एलोवेरा का, वैसे ही पानी, वैसी चिपचिपा सा पानी हो जाता है ना,
जी। वो पानी पीना है। ये बताओ। नेचुरल चीजें हैं ये, ठीक है। और भिंडी और काट इसके के, अलावा, भिंडी काट हाँ के जी उसको बोलो। पानी में रख देंगे कितनी देर हाँ तक? हाँ, 2 भिंडी काट के पानी में डाल दो बस। आधे गिलास पानी में दो, 1 भिंडी 2 भिंडी काट के डाल दो। देखो जी। अपने आप को पूरा चिपचिपा सा पानी 20 मिनट 25 मिनट में बन जाएगा, फिर उसको पी लो। ठीक है, रात को नहीं पीना है। ठीक है जी। तो जी। इससे ये चीजें बढ़ेगी। अब जब आप एलोवेरा जूस लेते हो, अगर आप पल्प का खुद बनाते हो तो उसमें बेहतर चीज क्या है, थोड़ा सा हल्दी का टुकड़ा 8-10, अभी अगर लेना है तो 8-10 पुदीना का पत्ता, मिंट जो होता है ना, वो डाल दो और उसका जूस बना के पी लो। नहीं तो मार्केट से खरीदते हो तो उसमें देखो कि हल्दी और मिंट मिक्स वाला हो तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी। जी। हल्दी अब कच्चा सा? बोन्स हो, हाँ जी। अच्छा। अब नेक्स्ट है बोन्स, एक्जिलियल स्केलेटन बोन्स होते हैं। ये क्या आता है, ह्यूमन बॉडी के एक्सिस को करते हैं। ये कंसिस्ट ऑफ स्किल वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज। इसके अंदर क्या क्या आता है, पूरा स्कल आ जाता है और स्पाइन आ जाता है। ठीक है जी। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वेन्स होते हैं वो 80। जब आप स्पाइन पढ़ोगे तो 33 तो स्पाइन में ही हो जाते हैं, रेस्ट स्कल में आ जाते हैं। दूसरे तरह के जो स्केलेटन होते हैं बोन्स, वो क्या कहलाता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें 126 बोन्स होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 206। अब इसका भी क्लासिफिकेशन अलग अलग है, जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें दिया हुआ है कि फेशियल बोन 8 होते हैं, ये परपेंडिकुलर इतने होते हैं, रिब्स इतने होते हैं, वो सारी चीजें दी होगी, वो आप लिख के देख के कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। जो मेन समझना है, हमने टेंडन पढ़ लिया, हमने लिगामेंट पढ़ लिया, हमने कार्टिलेज पढ़ लिया, हमने बोन पढ़ लिया, हमने ज्वाइंट्स पढ़ लिया, हमने सेल पढ़ लिया, हमने टिश्यूज पढ़ लिया, मसल्स पढ़ लिया। अब इन सब से स्केलेटन सिस्टम बनाने में भी इनका रोल होता है, बोन का भी रोल होता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम जो आउटर स्ट्रक्चर बनता है, हमारा संरचना बनता है, उसका फंक्शन क्या होता है, इसके लिए भी आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, वो आप देख लेना। सबसे पहले ये क्या करते हैं, बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट, बॉडी को खड़े करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और कार्टिलेज और बोन मिलकर एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करते हैं आपके शरीर का, शेप बनता है उससे आपके शरीर का। इसको हम कहते हैं स्केलेटल कंपोनेंट्स, बॉडी पार्ट्स ऑफ कोलैप्स। बॉडी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए जो पार्ट्स होते हैं उसको कहते हैं बॉडी पार्ट्स ऑफ कोलैप्स। और इस तरह एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपका बनता है पूरे शरीर का। दूसरा क्या करता है काम, ये प्रोटेक्शन देता है, आउटर कोई भी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई चीज ऐसे आएगा, मेरे हाथ को लगेगा, तो यहाँ बोन्स है, वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इसी तरह स्कल है, इसी तरह रिब्स है, स्पाइन है, सब क्या करता है, जैसे रिब्स है हमारे स्पाइन का, हमारे लंग्स का, सॉरी हमारे हार्ट का, हमारे लंग्स का, ये रिब्स, रिब्स ना हो तो डायरेक्ट हार्ट और लंग्स डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए रिब्स क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो दूसरा काम क्या हो गया इसका, प्रोटेक्शन देना। तीसरा काम क्या है, मूवमेंट। इसकी ज्वाइंट्स की वजह से, बोन ज्वाइंट्स की वजह से, कार्टिलेज की वजह से, लिगामेंट की वजह से आप सारा मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी का हो पाता है। अगर ये नहीं होंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और ये जो स्केलेटल सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम और मसल्स हैं, उसका भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं ये। तो मूवमेंट में भी बहुत हेल्प मिलता है आपको। नेक्स्ट, आप जो मिनरल्स इंटेक करते हो, न्यूट्रिएंट्स इंटेक करते हो, उनको स्टोर करने की क्षमता, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, बोन्स आर द रिजर्वेयर्स मिनरल्स ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम। हमारे अंदर एक WBC होता है, नाम सुना है, व्हाइट ब्लड सेल, यस सर। जी सर। वो बोन्स के अंदर होता है। कैल्शियम बोन्स के अंदर होता है।
तो इसलिए जब आपके शरीर में कैल्शियम कम हो जाता है तो शरीर आपके बोन से कैल्शियम लेने लग जाता है, और वहां से फिर बोन डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि बोन की स्ट्रेंथ कम होने लगती है, आपके बोन्स कमजोर होने लगते हैं, तो आपको दिक्कतें पैदा होने लगती है। उसके बाद इस किस में हेल्प करता है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, आरबीसी के प्रोडक्शन में ये बहुत हेल्प करता है। ये सारा काम है किसका? स्केलेटन सिस्टम का। बॉडी के पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, प्रोड्यूस कंट्रोल मूवमेंट कर लिए, वो ये स्केलेटन सिस्टम बहुत आवश्यक है, इसके बगैर नहीं हो सकता है। इसलिए बॉडी को, नेक्स्ट हमने अभी पढ़ा था कि बॉडी को अगर स्टेबलाइज रखना है तो आपका टेंडन, आपका कार्टिलेज, आपका स्केलेटल सिस्टम, लिगामेंट्स, ये प्रॉपर काम करते रहना चाहिए। और इसीलिए डाइट न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट, आहार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि अगर कोलेजन जिन जिन चीजों से मिलता है, अगर उसका इंटेक आप नहीं करते हो, आपके खाने में जितने भी चिपचिपे पदार्थ होंगे उससे आपको कोलेजन मिलता है। अब हमने क्या किया? उन पदार्थों को, उन आहार को अवॉइड करना शुरू कर दिया। हमें बुरा लगता है, ऐसे कैसे खाएंगे, टेस्ट नहीं होता, अजीब सा होता है, लेकिन वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसलिए अब आप क्या देखते हो कि अब जो जनरेशन हैं उसमें बहुत सारे वीकनेस हैं, स्ट्रेंथ नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, बोन मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सारी तरह के न्यूट्रिशनल आहार को, डाइट को अवॉइड करना शुरू कर दिया। केवल हम वो डाइट लेते हैं जो टंग टेस्टी हो, जी को अच्छा लगता हो, जो उसका स्वाद हो, बस, उसके अलावा और कुछ। जबकि अच्छी चीज जितनी होती है उसका कोई स्वाद नहीं होता। पानी का कोई स्वाद होता है? नहीं नहीं सर, तो जब पानी पानी हमारे लिए जरूरी है या नहीं है? जरूरी सबसे ज्यादा जरूरी। जरूरी है ज्यादा। सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन पानी का कोई स्वाद नहीं होता, तो पानी पीना बंद कर दो। हमने बंद कर दिया। अब क्या करते हैं? खाना खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक लेके बैठते हैं। अब नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान नुकसान। हो जाता है। हमें पीना क्या है? पानी। हम उसके साथ पानी। पी क्या रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक। उसका नुकसान फिर हमें भुगतना पड़ता है। तो इन चीजों का आप अपने घर में भी ध्यान रखो, और सारी चीजों का ध्यान रखो, तब तो जाके बात बनेगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। अब ये जो अलग अलग स्केलेटल सिस्टम में, जैसे मैंने बोला कि एपेंडिकुलर में 126 बोन है, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स हैं, तो इनको आप पीडीएफ मिलेगा, उसमें पढ़ लेना कौन सा बोन कितना है, और उसमें क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है सारी चीज। जैसे एक एग्जांपल के एक्सियल स्केलेटल में हम देखते हैं, इसमें हमने पढ़ा कितना? टोटल 80 बोन्स हैं। अब 80 बोन्स में से 22 बोन्स जो है ना स्कल के हैं, 6 बोन्स हमारे ईयर के हैं। ये नंबरिंग्स हैं, वो आप पढ़ लेना उसमें। इसमें कोई समझाने की चीज नहीं है कि मैं आपको समझाऊंगा, वो नंबरिंग बोन्स के आपको पता होना चाहिए, तो वो आप पढ़ लेना। उसमें से पीडीएफ आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है जी? इसमें सारा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। अब है ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। आपका जो सिलेबस है, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा था, लेकिन पीडीएफ आ गया है, तो अब आपके सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? जो मैं पढ़ा रहा था वो भी आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा था, लेकिन आपका पीडीएफ आ गया, तो अच्छा है कि हम पीडीएफ के थ्रू जाएं, तो आपको समझ में आएगा, आप उसको पढ़ोगे भी, पढ़ के भी आओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बोन की कैलकुलेशन आप देख लेना, उसमें समझ लेना कौन सा बोन कितना है, मैक्सिला कितना है, नेजल बोन कितना है, ईयर बोन कितना है। तो ये सारी चीजें आप नंबरिंग पढ़ना है, लंबर कितना है, सेक्रम कितना है, जो मैंने वर्टिब्रा यानी क्या नाम है, स्पाइन का बताया था कि 26 + 7, तो टोटल 33 बनते हैं। तो 26 वर्टिबल कॉलम में बोन्स आएंगे, वो सारा नंबरिंग दिया हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। अब आता है ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम को क्या कहते हैं? कंपोज्ड स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यूज। अभी हमने क्या पढ़ा था?
फाइब्रस टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज। अब मस्कुलर बनता है मस्कुलर टिश्यूज से। एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवली प्रोवाइड फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को फोर्स यानी ताकत, बल और मूवमेंट्स प्रदान करने के लिए मस्कुलर टिश्यूज मजबूत होना बहुत जरूरी है। हेयरलाइन फ्रैक्चर के बारे में सुना है आप लोगों ने, किसी ने? जब कभी आप गिरते हो, आपको चोट लगता है, तो डॉक्टर कहता है कि ये मस्कुलर फ्रैक्चर है। मस्कुलर फ्रैक्चर का मतलब क्या हुआ? आपके बोन्स डैमेज नहीं हुए हैं, मसल्स डैमेज हुए हैं। कई दफा क्या होता है कि आप गिर गए कहीं हुए, तो सपोज करो कि ये मसल्स है, ऐसे फट सा गया मसल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? हेयरलाइन फ्रैक्चर। वो कैसे दिखेगा आपको? देखो, कैसे? ऐसे आपके मसल्स पे ऐसे लाइनिंग दिख जाएगी फटी हुई। अब इसके लिए डॉक्टर कोई दवाई नहीं देता, केवल कौन सा दवाई देता है? मस्कुलर पेन किलर। उसका नाम क्या है? मस्कुलर पेन किलर। अब सर आप किसी का कहोगे माइक खुला कि हुआ है। हाँ जी, सर किसी का माइक खुला हुआ है, आपका वॉइस इको हो रहा है इसलिए। जिन्होंने अनम्यूट कर रखा है वो सब म्यूट कर लो। मैं अभी ये क्या कह रहा था कि जो मस्कुलर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या, ये क्या करता है? फोर्स देता है, मूवमेंट करने के लिए फोर्स देता है बॉडी पार्ट्स को। अब बॉडी पार्ट्स को फोर्स जहां से मस्कुलर है, और अगर वो मस्कुलर थोड़ा सा फट सा गया, उसमें टीयर एंड वेयर हो गया, तो क्या होगा? वो फोर्स में कमी आ जाएगी, तो आप प्रॉपर काम नहीं कर पाओगे। इसलिए हम देखते हैं कि कहीं भी मस्कुलर फ्रैक्चर होता है, उसको जनरली हेयर लाइन फ्रैक्चर बोला जाता है। बड़ा पतला सा फ्रैक्चर होता है, मसल्स फट सा जाता है, तो वहां पर डॉक्टर आपको केवल देगा मस्कुलर पेन किलर, और साथ में एक इसोफाइन या पेंटाडाइन या पेंटॉप या रेंटाडाइन, इस तरह के कोई एक गोली दे देगा, ताकि गैस बनेगा तो उसको कंट्रोल किया जा सके, और कहेगा आराम करने के लिए। अब आप नेचुरली क्या कर सकते हो? इसके लिए सबसे अच्छा है गोल्डन मिल्क। आप गोल्डन मिल्क पियोगे, ये बहुत जल्दी हील कर जाएगा। और दूसरा काम क्या है? ग्लास के बोतल में पानी गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उससे रोलिंग करना है जहां पर ऐसा है, तो पेन किलर से जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। और गोल्डन मिल्क लेंगे तो वो रिजॉइंट बहुत जल्दी हो जाएगा, तो जो हेयरलाइन फ्रैक्चर है वो ठीक हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बॉडी को पावर जनरेट करने की एबिलिटी देता है। तो ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट होता है, इसका ख्याल रखना। अब ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं: स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो आपको ये तीन चीज याद रखना है। कई दफा फ्रैक्चर में रिपोर्ट में आ जाता है कि स्केलेटन मसल्स में जो है हेयरलाइन फ्रैक्चर है, या स्मूथ मसल्स में है, या कार्डियक मसल्स में है। तो यू मस्ट हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, ताकि आपको पता हो कि कहाँ क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से आप अगर योगासन भी कराएं तो उसको हिसाब से कराएं, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। अब स्केलेटन मसल्स में क्या क्या आता है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ज्वाइंट्स, अदर कनेक्टिव टिश्यूज आर द पार्ट ऑफ skeleton system or muscles together to provide the body support and protection and movement। अब ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सारी चीजें हमें इकट्ठा होके क्या क्या प्रदान करता है? सपोर्ट प्रदान करता है बॉडी को, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट में। दूसरा क्या है? स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे अभी हमने बात किया कि रिब्स है, तो रिब्स किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, तो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा ये क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस का स्टोरेज पॉइंट, तो मिनरल्स स्टोर करता है। कार्टिलेज क्या करता है? बोन्स को प्रिवेंट करता है डायरेक्टली ईच अदर से। अभी हमने बात किया कि अगर डायरेक्टली बोन ईच अदर से ज्वाइन होने लग जाएगा तो क्या होगा?
कट कट की आवाज आने लग जाएगी, और आवाज आने लग जाएगी तो आपका बोन डिजेनरेशन शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, फिर यूरिक एसिड बढ़ेगा, फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर जो इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन भी लगाते हैं कई लोग, हैवी प्राइस के इंजेक्शन लगाते हैं, तो कार्टिलेज को ठीक करने के लिए वो इंजेक्शन दिया जाता है ताकि आपके पेन को रिलीव कराया जा सके। तो ये सारी चीजें हैं स्केलेटल सिस्टम जो मसल्स हैं उसके। दूसरा होता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स इसको कहते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं। अभी पहले या दूसरे क्लास में मैंने बात किया था जीआई ट्रैक की, याद है आपको? किसी को याद है जीआई ट्रैक के बारे में बात किया था मैंने? यस सर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ट्रैक, याद है? यस यस सर, डाइजेस्टिव सिस्टम में। हाँ, ऑल मसल्स, सॉफ्ट मसल्स, वो क्या इंटरनल ऑर्गन्स में बड़े सॉफ्ट होते हैं। दीज आर कम्स अंडर द, उसमें एक जीआई ट्रैक हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, ये सारे कम्स अंडर द स्मूथ मसल्स। तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में क्या क्या आता है? Walls of the heart under control automatic nervous system. Cardiac cell central nucleus like smooth muscles but also steatoskeleton. Cardiac muscles rectangular shape. अब ये सारे कार्डियक मसल्स होते हैं। कौन कौन से कार्डियक में? कार्डियक जनरली हार्ट के ऊपर के मसल्स जो आते हैं वो कहलाते हैं, या स्कल के ऊपर जो मसल्स आते हैं सर ये डायफ्राम भी कार्डियक मसल में आता है? जी जी जी। डायाफ्राम एक्चुअली बोन्स है ना, तो डायाफ्राम के साथ जो मसल्स हैं दीज आर, उसमें जो लिगामेंट्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज है, दीज आर कम्स अंडर द कार्डियक मसल्स। ठीक है, ओके सर। अब क्या है मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? ये तो हमने 3 तरह का मसल्स है, कहाँ कहाँ कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्या क्या हेल्प करता है, हमने समझ। अब का जो फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, तो पहला फंक्शन क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? अलाउ द मूवमेंट व्हेन मसल्स कंट्रैक्ट देन कंट्रीब्यूट ग्रॉस एंड फाइन मूवमेंट। बिल्कुल कई दफा आप देखते होंगे कि आप ऐसे चीजें फोल्ड अपने बॉडी को कर लेते हो कि जनरली नहीं होता है, जनरली करना बड़ा मुश्किल होता है। वो जो फाइन मूवमेंट्स होते हैं ड्यू टू मोबिलिटी, और वो प्रोवाइड कौन करता है? मस्कुलर सिस्टम। दूसरा होता है सर्कुलेशन, जैसे हार्ट्स की पंपिंग है, ब्लड थ्रू आउट द बॉडी का सर्कुलेशन है, मूवमेंट ऑफ द हार्ट आउटसाइड मसल्स के साथ, ये सारा सर्कुलेशन के तहत आता है। दीज आर द पार्ट ऑफ, आल्सो पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज द मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। मसल्स, टेंडन, स्ट्रेच, जॉइंट सबको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। पोस्चर, देखो जब इसके फंक्शन की हम बात करेंगे ना, तो बेसिक चीज हमने क्या पढ़ा? सेल, टिश्यूज और ऑर्गन और सिस्टम। अब इसमें 4 तरह से आप देखोगे एक ही चीज बार बार आएगा, उसको समझने का प्रयास करना है। बार बार आने का मतलब क्या है? उस चीज का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग अलग फंक्शन है, इसलिए वो बार बार आ रहा है। पोस्चर का बड़ा फर्क, हम अलग अलग पोस्चर बनाते हैं, उसमें फिर अगेन सर्कुलेशन का, मोबिलिटी का चांस आता है, तो उसमें मस्कुलर सिस्टम हमें हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ना है और पढ़ के समझना है। नहीं समझ आएगा तो आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, आज या कल में आपको मिल जाएगा उस पर। ये था फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम। फिर डाइजेशन में, यूरिनेशन में, ऑर्गन प्रोटेक्शन में, सब में ये काम करता है। डाइजेशन में जैसे आप जाओगे तो डाइजेशन में भी इसोफेगस है, पाइप है, फूड पाइप है, सब में इस तरह के मसल्स होते हैं। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और इसके आपको कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं। देखो क्या होता है कि पीडीएफ में बड़ी सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो 2 तरह की चीजें हैं। एक चीजें होंगी मैकेनिज्म,
तो मेरा जोर जो होगा पढ़ाने का वो मैकेनिज्म पे होगा। दूसरा चीज है जैसे बाउंस कैलकुलेट करना है, तो उसमें समझाने की कोई चीज नहीं है कि मैं उस पे ज्यादा टाइम दूंगा। मेरा मेन मकसद है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके फंक्शंस क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उनको ठीक करने के तरीके क्या है। योग आपको बताया गया होगा, सारा प्रोटोकॉल बताया गया होगा, तो उसको, इस मैकेनिज्म को समझना आपके लिए जरूरी है। आप कार्टिलेज क्या होता है वो डेफिनेशन पीडीएफ में दिया हुआ है, याद कर सकते हो, उसको डेफिनेशन को याद करने के लिए जरूरी नहीं है। ज्वाइंट्स हैं वो कैसे अंडरस्टैंड करना है, यू मस्ट नो हाउ टू डिस्क्राइब। आपको तो चीजों को समझना है कि किन चीजों से मिलके बना है, तो उसको आप अपने आप डिस्क्राइब कर लोगे। लेकिन जो बेसिक चीज आपको समझना है, मैकेनिज्म, डेफिशिएंसी कैसे आती है। जैसे आपको नी पेन के बारे में मैंने बताया कि उसमें लिगामेंट और कार्टिलेज का कितना बड़ा रोल होता है, और कार्टिलेज अगर सूख जाए तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कार्टिलेज का मैकेनिज्म क्या है, अब कार्टिलेज क्यों सूखेगा, ऐसी क्या डेफिशिएंसी होगी तो नी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो डेफिशिएंसी हमने क्या फाइंड आउट किया कि पहला डेफिशिएंसी क्या था, कोलेजन का। अब कोलेजन हमें कहाँ से मिलेगा, अगर कोलेजन उचित मात्रा में मिलता रहेगा तो लिगामेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर अब एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, वो एक अलग चीज है, लेकिन डेली रूटीन में जो आपने काम करना, तो इस तरह से जैसे कोलेजन की डेफिशिएंसी होगी, वो जनरली पता नहीं लगता चीजें, क्योंकि आपकी डाइट, आपका लाइफ स्टाइल उस तरह का होता है, उससे पता नहीं चलता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट। मसल्स सब स्मूथ मसल्स है, वो सब कैटेगरी, जैसे मैंने बोला यूरिन ब्लैडर में आता है, यूरिनेशन में आता है, विजाइना के मसल्स हैं, स्टमक में के मसल्स हैं, दीज ऑल आर कम्स अंडर द स्मूथ मसल्स। आपको उनकी मैकेनिज्म समझना है कि उनको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या जरूरी है, क्या हमारे डाइट में वो चीज है, क्या हम जो योगा करवा रहे हैं उससे उस चीज को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं। हम लोग पेन किलर आप लोग खाते हो, यस सर, जरूर इसलिए जरूरत पड़े तो। दर्द को कम करने के लिए, है ना। हाँ। आपको ये पता है कि जो पेन आपके पेन किलर से, आपके स्टेरॉइड से, हाइपॉइड से, ये 3 तरह के पेन किलर होते हैं। जनरल पेन में पेन किलर दिया जाता है, अगर वो पेन ठीक नहीं हो रहा है तो फिर स्टेरॉइड देते हैं, हाइपॉइड देते हैं। अब ये तीनों वो जो रेयर यूज होता है तीसरा वाला, लेकिन इससे भी हाई क्वालिटी का पेन किलर हमारे शरीर के अंदर ही है। उसका नाम मालूम है आपको, उसका नाम है एंडोर्फिन हार्मोन। अब उसको हमें एक्टिव करना होता है, और एक्टिव थ्रू होता है वो योग के थ्रू भी होता है, मुद्रा के थ्रू भी होता है, एक्यूप्रेशर के थ्रू भी होता है। इसका पता आपको होना चाहिए। किसी को कमर दर्द हो रहा है, आपने एक्यूप्रेशर कर दिया, कमर दर्द ठीक हो गया, क्या हो गया, आपने कोई जादू तो नहीं किया ना। इसका मतलब क्या कि उसके शरीर में एंडोर्फिन लेवल के आपने एक्टिव कर दिया। सपोज आपके दरवाजे पे कोई है, अब एक बार नॉक किया, आपको सुनाई नहीं दिया, उसी तरह आप एक्यूप्रेशर यूज करते हो या कोई थेरेपी यूज करते हो, एक बार 2 बार क्या नहीं, लेकिन कोई बार बार नॉक करेगा तो क्या होगा, आप उठ के दौड़ के भाग के जाओगे। तो शरीर का कम्युनिकेशन भी ऐसे ही काम करता है, शरीर को कंटिन्यूटी में आपको उस चीजों को देना होता है, तो शरीर एक्टिव होता है, बार बार करने से शरीर एक्टिव हो जाता है, तो पेन अपने आप रिलीफ हो जाता है। हमें पेशेंस की क्षमता हमने खो दिया है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। उसके बाद है जी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सुना हुआ आप लोगों ने, यस सर, क्या ब्रीदिंग काम प्रोसेस, करता है? ब्रीदिंग प्रोसेस, श्वसन ब्रीदिंग तंत्र। प्रोसेस। श्वास क्रिया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वर्क्स विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट
ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमने जब पढ़ा था तो एक कुली की बात की थी हमने लास्ट क्लास में, यस सर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की थी। यस सर। हम्म, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन आता है। वो क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके बाहर निकालता है। ये उसका काम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम डिटेल कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके क्या क्या एनाटॉमिकल चीजें हैं वो भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए आपके पास जो सवाल है 5-7 मिनट रह गए हैं तो आप पूछ लो, क्योंकि 5-7 मिनट में रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा नहीं तो उसमें फिर मजा नहीं आएगा कि 3 चीजें मैं अभी बताऊं और फिर बाद में बताऊं। तो आप अभी सवाल पूछ लो जो पूछना। सर थोड़ी देर पहले आप स्कैल्प मसल्स के बारे में कुछ बताए, तो उसका किसके क्या बारे काम में? होता है? स्कैल्प मसल्स के बारे में कुछ बोले। एक्सियल मसल्स के बारे में बताया था, जिसमें आपको बताया था 80 होते हैं, है ना, जिसमें 22 स्कल के होते हैं, 26 स्पाइन के होते हैं, फिर फेशियल मसल्स होते हैं। इन सारे मिला के वो सारा डिटेल पीडीएफ में दिया हुआ, आप पढ़ लेना। स्कैल्प मसल्स नंबर को लिख लेना यार। स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या हो सकता है, मतलब हाँ, किसको स्ट्रेंथन करने के लिए? स्कैल्प मसल्स को। मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए स्कैल्प आपने मसल्स अभी स्कैल्प मसल्स को बता रहा हूँ। मसल्स कोई भी हो, मसल्स में अभी आपने 3 तरह के टिश्यूज पढ़े, कौन कौन से? फाइब्रोस, कनेक्टिव, मस्कुलर। अब तीनों में जब फाइब्रस हमने कहा तो आपको क्या खाना चाहिए? भिंडी। एलोवेरा। मैंने तो भिंडी की बात ही नहीं की थी, उसमें कहाँ पहुंच गए भिंडी पे। नहीं, ये तो कोलेजन कोलेजन के लिए बोले थे, एलोवेरा और भिंडी। मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दो। जब मैंने फाइब्रस टिश्यूज के बारे में बात किया तो क्या खाने की बात की थी मैंने? सब्जी सब्जी, सारी सब्जी फाइबरस चीजें जिसमें फाइबर ज्यादा हो। ज्यादा हो। तो जब फाइबर ज्यादा, ग्रीन वेजिटेबल सब्जी। तो जिसमें फाइबर ज्यादा होगा तो क्या होगा, फाइबरस टिश्यूज मसल्स स्ट्रेंथन होंगे या नहीं होंगे? होंगे। कनेक्टिव है, उसके लिए क्या था, कोलेजन, है ना। तो कोलेजन जिन जिन चीजों में पाया जाता है उसका सेवन करोगे तो स्ट्रेंथन हो जाएगा। उसकी बाद आता है मस्कुलर या स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स। तो उसमें जितने मिनरल्स हैं इनका रोल होता है, इसलिए रोज खाना अलग अलग तरह के खाने होते हैं, ठीक है ना। हर एक चीज को खाना होता है क्योंकि शरीर को हर चीज चाहिए। हम लोग अगर अपने लाइफ का फाइंड आउट करेंगे तो जनरली क्या होता है कि महीने भर का एक आप रोज नोट करो कि आज आपने क्या खाना खाया और 30 दिन पूरे परिवार को क्या खाना खिलाया। आप देखोगे उस खाने में मोर देन 60-70% कार्बोहाइड्रेट होता है। अब क्या केवल कार्बोहाइड्रेट से काम चलेगा? उसको कैल्शियम भी चाहिए, उसको प्रोटीन भी चाहिए, उसको फाइबर भी चाहिए, उसको फास्फोरस भी चाहिए, उसको पोटेशियम भी चाहिए, उसको यूरिया भी, सब कुछ चाहिए ना। यस सर। लेकिन खाने का 70% हम क्या खा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो जब 70% आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो अदर मिनरल्स में इम्बैलेंस पैदा हुआ ना। जी जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला ना। जी। तो जब वो इम्बैलेंस पैदा हुआ तो तबीयत खराब होगी। जिन चीजों का इम्बैलेंस होगा उस तरह के मसल्स, उस तरह के ऑर्गन्स प्रॉब्लम में आएंगे। सिंपल है, इसमें कोई स्वर्ग से कुछ नहीं लेके आना है। आप जहां भी रहते हो उसके लिए अमेरिका से भी कुछ नहीं लाना। आप जहां रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट में सारी चीजें अवेलेबल है आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आपके घर के सराउंडिंग 10 किलोमीटर्स में जो चीजें अवेलेबल है
वो आपके हेल्थ के लिए अमृत का काम करता है। आप उस पे फोकस करो, मोमोज पे फोकस मत करो और बर्गर पे, ठीक है। तो लोकल फूड जितना आप खाएंगे, अलग अलग तरह के, गांव में जो लोग दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे वो देखते होंगे कि अपने बगीचों से अलग अलग तरह के साग सब्जियां अपने आप आ जाती है ना। अब क्या क्या आप लोगों ने उसको खाना बंद कर दिया, बाहर से आएगा वो खाएंगे, ये आएगा वहां से, सारा क्या होता है कोल्ड स्टोर से सब्जियां अब शहरों में छोटे छोटे गांव में भी जाने लगी। लोग पहले अपने गांव में अपने बगीचों में अपने उसमें खुद ही लगाते थे करते थे, तो ओरिजिनल फॉर्म होता था। अब वहां भी कोल्ड स्टोर से मिल रहा है, तो आपको फायदा कहाँ से मिलेगा? आप अपनी चीज ही खाना छोड़ दिए हो। हर एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट गांव में मोटा अनाज मिलेट्स मिलता है ना, यस सर। और बहुत इजीली मिलता है। हाँ कोई सर। खाने को राजी है? कोई नहीं रेड खाता। कलर की चावल है ना, मोटा अनाज और रेड कलर की रेड ही नहीं होता, वो तो अलग अलग ब्राउन। वेरिएशन में होता है, अलग अलग चीजों का होता है। आप कहने का मतलब जैसे अब किडनी स्टोन सबको हो रहा है, हाँ अब हाँ हो रहा है ना, तो एक हाँ कुल्थी की दाल आती है, हर एक हाँ स्टेट में जानती गाँव हूँ। में मिलती है। कोई खाता है? हाँ नहीं। मेरा भी स्टोन हुआ था किडनी पे, मैं हाँ खा- सर। तो हर चीज का इलाज है ना, आप लोग करते नहीं है तो उसमें कौन क्या करेगा। आपको शहर का खाना चाहिए, चमकीला, जिसमें चमक हो, तो वैसे तो थोड़ी काम चलेगा। और पूछो, और क्या पूछना है? सर आँखों के लिए क्या खाना चाहिए? सब्जी? इसके लिए, हाँ, आई के लिए, आँखों के आई लिए। के लिए, हाँ आंखों के लिए, हाँ चलो रेटी धागे वाली रेटिना मिश्री ले लो, रेट, लिख लो लिख लो लिख लो, धागे हाँ वाली मिश्री और सौंफ दोनों मिश्री। का पाउडर बना के रख लो, दूध में रात को 1 चम्मच डाल के ले लिया करो, 30 दिन ले लो, ठीक हो। सर रेटिना खराब होने से क्या खाना चाहिए? आँखों की रेटिना। पहले रिपोर्ट भेजो फिर बात करेंगे। ऐसी ओके रेटिना सर। थोड़ी खराब हो जाता है, उसके 50 कारण होते हैं, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। ओके सर। जी, और सर पीठ के एक एलर्जी होता है, घिम क्या थोड़ा थोड़ा पीठ में, पीठ में? शरीर, हाँ शरीर के पीठ में एलर्जी होता है, वो खुजली होता है, जैसे गर्मी के दिन आता है वो सभी दिन होता है, छोटा छोटा लीवर, घिमरी जैसा, छोटा छोटा जो गर्मी के दिन आता है वो पीठ के पीछे हो जाता है एलर्जी। आपका जिनको भी होता है उनका लीवर खराब है। ओहो लीवर, वो क्या व्हाइट करना चाहिए? व्हाइट पेठा का जूस पियो सुबह सुबह, एस गार्ड बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। हाँ लाओ एस लाओ। गार्ड, ASHGUARD, गूगल पे ए डालोगे एस ले एच। आओ, GUARD, एस गार्ड, उसका जूस सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास पियो, ठीक हो जाएगा। ओके सर। उसका जूस, बेल का शरबत मिलता है, हाँ ओके वो सर। पी, हाँ वो पी लो, ठीक हो जाएगा। सर धूप से फेस खराब हो उसके लिए क्या करना चाहिए? धूप में जाना क्यों है? अच्छा सर वो जो भागने से पहले चिपचिपापन काम वाला करो, चीज वो, हाँ जी। सर जो चिपचिपापन जो आता है वो टिश्यू का नाम मैं थोड़ा भूल गया सर, थोड़ा और कोलेजन, कोलेजन। कोलेजन, ठीक ठीक है सर। इंदिरा मैम म्यूट करो। और कोई सवाल है? म्यूट करके एक दूसरे एक टाइम में एक लोग सर बोलो। जीभ के ऊपर जो घाव होती है वो कैसे, लिवर की खराब होने के? मैं क्लास में पढ़ाने बैठा हूँ, बीमारी ठीक करने बैठा हूँ। आप लोग बीमारी के बारे में बताते कुछ नहीं हो, इलाज सारा चाहिए। हाँ, ऐसे कैसे होगा?
अब वो घाव सर वो क्यों है, जीप पे एक कैसे है, वाइट वो सा मुझे होता पता है ना, चलेगा तब। सर वो अरे किस कारण मैडम होता है? जी, मेरी सुनिए। आप जो प्रॉब्लम मुझे बता रहे हो, उस प्रॉब्लम के बारे में मुझे भी नहीं पता। आप कुछ बता होगा किसी और वजह से, मैं बताऊंगा कुछ और, तो उसका असर नहीं होगा ना। सर वो जीप पे वाइट वाइट जमता है, वो किस कारण जमता है? हाँ, सर वो कई बार जीप पे वाइट वाइट सा हो जाता है ना जीप, वो किस कारण होती है? चटोरी बनना छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। नहीं सर वो वैसे मैडम होता वही नहीं है, तो मैं मैं तो वैसे बता रहा पूछ हूँ। रही हूँ सर, होता नहीं है, वैसे पूछ रही हूँ इसके मैं बारे में। जवाब ही दे रहा हूँ आपको कि खाना वो खाओ जो शरीर के लिए अच्छा हो। आपके जी के लिए जो अच्छा हो वो मत खाओ, अपने आप जी सफेद होना बंद हो जाए। ठीक है। हम जो 90% खाना खाते हैं, जो उसका स्वाद हमें अच्छा लगता है ना, तो वो खाना नहीं खाना। जिसका स्वाद नॉर्मल हो वो खाना खाओ, देखो ठीक हो जाओगे। सर सर पिंपल सर कैसे दूर होता है? हाँ जी। पिंपल फेस में जो होता है ना पिंपल, वो कैसे दूर हम्म होता है? व्हाइट पेठे का जूस पियो, एस गार्ड का जूस पियो। शरीर में गर्मी है, लीवर खराब है, इसलिए होता है। उसको ठीक कर लो, ठीक हो जाएगा। कूलिंग एजेंट रोज पुदीना, अभी बताया था ना मैंने, हाँ एलोवेरा, हाँ पुदीना और हल्दी का वो बना के पियो, हाँ हाँ अपने आप ठीक हो जाएगा। एस गार्ड का जूस पियो। ये सब देखो क्या है, जब जैसे गर्मी आएगी ना, ये सारी चीजें शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ। बॉडी में हीट बढ़ेगा, टॉक्सिन बॉडी से निकल नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करना है, बॉडी में कूलिंग एजेंट को बढ़ाना है। कूलिंग एजेंट में क्या क्या है, वो सारी चीजें खाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। सर अगर कफ प्रवृत्ति का इंसान वो एलोवेरा जूस 90 डेज पिएगा तो उसे ठंडा नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। आपको किसने बोला एलोवेरा ठंडा होता है? मैं खुद पी के देख चुकी हूँ। ठंडा लगता है पीने में? पीने में ठंडा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो ज्यादातर कफ हो जाता है। कफ हो जाता है, हाँ कफ हो। एलोवेरा पीने से कभी कफ नहीं होता, ठीक है। आपको और कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, मेरा थोड़ा कफ प्रवृत्ति का है। मतलब मेरे शरीर में कफ ज्यादा जम जाता है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। मैडम, कफ ज्यादा जम जाता तो एलोवेरा कफ जमाने का काम ही नहीं करता है, तो मैं क्या जवाब दूं बताओ। एलोवेरा का काम है आपके बॉडी को डिटॉक्स करके कोलेजन लेवल को बढ़ाना। आप उसको कफ से क्यों जोड़ रहे हो? कफ आपका बढ़ जाता है, उसके और कारण है। आपका खाना ठीक नहीं है, खाना साथ में जो खाने का कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं है। आपका लंग्स क्लीन करना है, तो आप वो सब करने के बजाय आप दो एलोवेरा पे डाल दोगे। ये तो सही बात नहीं है ना। और बताओ, और कोई सवाल है? आज का सेशन का टाइम हो गया सर। जी जी, आप बंद कर दो, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। नमस्ते सर। धन्यवाद जी आप सबका। नमस्ते। जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। ओके सर।